Good evening everyone, my name is Amar Singh and my topic is induced breeding in fish. So first of all we have to know about what is induced breeding and why it is done. So major cause fish are important due to their high food and nutritive value, hence they have kept attention of aqua farmers. तो जो फिशेस होती हैं उनके इम्पॉर्टेंट हाई फूड और न्यूट्रिटिव वैल्यू के कारण, क्योंकि वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं, एज वी नो फिश ऑयल और जो अदर उनके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं और उनको एज ए फूड भी यूज किया जाता है। सो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और आपका फार्मर उनको कल्चर करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। दे हैव हैबिट ऑफ ब्रीडिंग इन रनिंग वाटर ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम फेयर दे हैव लार्ज स्पेस फॉर मूवमेंट। ये जो फिशेस होती हैं ये हैबिचुअल होती हैं रिवर्स में, पॉन्ड्स में या बहुत बड़े पानी के सोर्स में रहने के लिए, तो क्योंकि इनको मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। दे डू नॉट ब्रीड इन कन्फाइंड वाटर इवन इफ देयर गोनाड्स आर मैच्योर। मतलब कि जो फिशेस होती हैं वो कन्फाइंड वाटर मीन्स बहुत सकरे पानी या बहुत छोटे से पानी के सोर्स में, बहुत पानी का सोर्स जब बहुत छोटा होता है तो वहाँ पे ये नहीं रह पाती हैं, भले चाहे वो मैच्योर हो गई हों, उनके गोनाड्स मैच्योर हो चुके हों, क्योंकि वो जो उनका जो एवोल्यूशन होता है वो केवल नेचुरल हैबिटेट में ही होता है, या कि नेचुरल हैबिटेट में उनका एवोल्यूशन होने के बाद भी अगर उनको कन्फाइंड वाटर में रख दिया जाएगा तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। For the increased production of carps, they made to breed in confined water, so their increased demand of good quality of fish and their seed could be available. So इसके लिए मतलब उनकी जो डिमांड है वो पूरी होती रहे, गुड क्वालिटी फिश मिलती रहे और उनके स्पॉन मिलते रहें, इसके लिए हम इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं। मतलब सिंपल सा है कि प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करने के लिए इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं। दिस इज डन बाय इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक मीन्स, अब देखते हैं कि डिफिनीशन क्या होती है एक्चुअल में इंड्यूस ब्रीडिंग की। सो इंड्यूस ब्रीडिंग इज अ टेक्निक बाय विच राइप और मैच्योर फिशेस ब्रीड इन कन्फाइंड वाटर स्टिमुलेटेड बाय इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब कि यह एक आर्टिफिशियल टेक्निक होती है जिसमें मैच्योर फिशेस को ब्रीड किया जाता है और उनको स्टिमुलेट किया जाता है पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन लगा के। मतलब सिंपल सा है कि उनमें जो फिशेस मैच्योर हो चुकी होती है उन्हें पिट्यूटरी का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और ब्रीडिंग के लिए यूज की जाती हैं। The pituitary hormone is important gonadotropin which is extracted from hypophysis of mammal or a mature fish. जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये हाइपोफाइसिस ऑफ मैमल मतलब ब्रेन से, मैच्योर फिश के ब्रेन से निकाला जाता है। इसमें होता क्या है कि ये जो फिश का यहाँ पे जो ब्रेन होता है इसको यहाँ से सिंपली स्लाइस किया जाता है और डाइसेक्ट किया जाता है और इसके अंदर से जो ब्रेन निकाला जाता है और ब्रेन से फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाला जाता है और फिर से हार्मोन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू स्टेप्स ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक। सो इंड्यूस ब्रीडिंग के मेनली 4 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। तो पिट्यूटरी हमने अभी देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया, अब उससे पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट मतलब पिट्यूटरी वही पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज कलेक्टेड फ्रॉम अ मैच्योर फिश व्हिच इज कॉल्ड एज अ डोनर फिश। एक हम डोनर फिश को चूज करते हैं जिससे हम पिट्यूटरी ग्लैंड निकालते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हम पिट्यूटरी हार्मोन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड निकालने के लिए मतलब एज अ डोनर फिश जो होती है, मोस्ट वाइडली यूज डोनर फिश इज अ कॉमन कार्प साइप्रस कार्प, यानी साइप्रस कार्प जो फिश होती है मोस्टली उसको यूज किया जाता है एज अ डोनर फिश। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड निकालते कैसे हैं, तो to remove pituitary gland, the head of a fish is dissected and brain is exposed. The gland is immediately removed from the brain and stored in a refrigerator. मतलब जैसे मैं बता चुका हूँ कि फिश के हेड को यहाँ से काटा जाता है, इसको सिंपली स्लाइस किया जाता है, डाइसेक्ट किया जाता है और वहाँ से उसके ब्रेन को निकाला जाता है और ब्रेन से फिर पिट्यूटरी हाइपोफाइसिस से पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल लिया जाता है। ये एकदम बहुत छोटी सी होती है, दाने के बराबर होती है, हम सब जानते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालने के बाद इट में भी प्रिजर्व इन एब्सोल्यूट अल्कोहल एट अ रूम टेम्परेचर। मतलब अगर उसको तुरंत यूज करना है तो हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं डिस्टिल वाटर में सोडियम क्लोराइड के साथ है कि बहुत अगर स्टोर करना है हमको उसको बहुत दिन के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए, तो ग्लाइसिन और ट्राइक्लोरोएसीटेट एसिड और सोडियम क्लोराइड में हम उसको मिक्स करके उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर इस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको देखना है तो यूट्यूब बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें से एक की लिंक यहाँ पे मैंने दी हुई है, आप सिंपली यूट्यूब में जाके टाइप करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये वाला वीडियो किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है, तो आप उसको देख सकते हो, उसमें सिंपली बताया गया कैसे निकाला जाता है। कमिंग टू सेकंड स्टेप,
सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स, ब्रीडर्स मतलब होते हैं जिनमें हम पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। तो मीडियम साइज मतलब ब्रीडर्स, अब हम किन को चूज करें, ऐसी किसी फिश को तो हम चूज कर नहीं लेंगे ब्रीडर्स के लिए, तो उसके लिए हम मीडियम साइज फुली राइप एंड हेल्थी फिश, मतलब मीडियम साइज होनी चाहिए, फुली राइप एंड हेल्थी मतलब मैच्योर और हेल्थी फिश होनी चाहिए, अराउंड 2 to 4 ईयर ऑफ एज परफॉर्म फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग, मतलब 2 से 4 साल के फिश होनी चाहिए जिसको हम एज अ ब्रीडर चूज करते हैं। द वेट शुड बी 1 to 5 kg, यानी 1 से 5 किलो का उसका वजन होना चाहिए। And healthy male and female breeders should be identified and netted out before the breeding season, मतलब ब्रीडिंग सीजन, मतलब ब्रीडिंग सीजन से पहले, मतलब इंजेक्शन लगाने के पहले ही उनको मेल और फीमेल जो ब्रीडर्स होती हैं मतलब फिशेस होती हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, और एक अलग से उनको फिश स्पॉन या कि फिश टॉप या कि हापा उनको बोलते हैं, हापा नहीं कह सकते उनको, हापा क्योंकि ब्रीडर्स हापा हैचिंग हापा अलग होते हैं, तो हम उनको सिंपली क्या है कि हम जो मेल और फीमेल ब्रीडर्स की फिश होती है उनको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि वो मिक्सर ना हो। फिर कमिंग टू थर्ड स्टेप, इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और मेन जो कोर है इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक का यही है। सो टू ensure higher success rate of fertilization, it is important to coincide time of ovulation with the release of molt of male fish, मतलब हमको इंजेक्शन, उनको पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन देने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो फीमेल फिश का ओव्यूलेशन टाइम है और जो मेल फिश का मिल्टिंग हो रही है, तो मिल्ट ऑफ मेल फिश है वो कौन, मतलब वो हो रहा हो, जिस टाइम पे हो रहा हो उसी टाइम पे कोइंसाइड, दोनों टाइम कोइंसाइड करें, तभी हम इन पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन देंगे। फिर बात आती है डोज की, तो डोज ऑफ पिट्यूटरी एक्सेप्ट टू बी गिवन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, वेट, साइज एंड स्टेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट, मतलब अलग अलग वेट के अलग अलग वेटेज के लिए अलग अलग डोजेज बनाए जाते हैं। So injection pituitary extract ratio of female and male 2:1 is maintained in every set, मतलब हमको इंजेक्शन लगाने के बाद जो सेट बनाया जाएगा उसमें 2:1 का मतलब 2 फीमेल होंगी और 1 मेल होंगी, ऐसे रखा जाएगा। और जो डोज दिया जाएगा वो 2 to 3 mg ऑफ ग्लैंड पर kg बॉडी वेट फीमेल को दिया जाएगा, मतलब एक फीमेल जिसकी अगर वो 1 किलो की है तो उसको 2 से 3 mg का इंजेक्शन दिया जाएगा। नो नीड टू फीमेल ब्रीडर इट मिल्ट यूजिंग, अगर मतलब अगर जिस मेल को हम चूज किए हैं अगर स्टेट में है तो हम उसको इंजेक्शन नहीं देंगे। आफ्टर 6 आवर अनदर डोज ऑफ 5 to 8 mg गिवन टू फीमेल, मतलब 6 घंटे के बाद हम फीमेल को 5 से 6 mg का एक और इंजेक्शन देंगे। एंड मोर देन 2 इंजेक्शन शुड नॉट बी गिवन, मतलब केवल एक सुबह दिया जाता है, एक शाम को इंजेक्शन दिया जाता है और 2 से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। अब जो इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देने के भी 2 प्रकार की टेक्निक होती हैं। एक टेक्निक होती है इंट्रामस्कुलर और शोल्डर, मतलब एक होती है जो शोल्डर पे लगाया जाता है, जैसे इस वाली फर्स्ट में आप दे सकते हैं, यहाँ पे ये शोल्डर पे लगाया जा रहा है, और दूसरा एक होता है इंट्रापेरिटोनियल, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें फिशेस की जो फिन होती हैं उसके बेस पे लगाया जाता है। तो ये दो टेक्निक होती है इंजेक्शन देने की उनको। And next coming to a fourth step, spawning in breeding Hapa. So the Hapa is made up of mosquito net cloth through which laid egg and milk cannot escape out, मतलब हापा सिंपल सा क्या होता है, ये मच्छरदानी का या किसी भी कपड़े का ये बनाए जाते हैं। ये बड़ी फिशों के लिए 2x3x3 के होते हैं, मतलब इनकी मतलब ये जो लंबाई है ये 8 हो सकती है, ये 3 हो सकती है और ये 3 हो सकती है। ये हाफ हो सकती है, ये बड़ी फिशों के लिए। छोटी फिशों के लिए 5x3x3 हो सकती है, ज़्यादातर 8x3x3 ही यूज की जाती है। अब हापा भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ये ब्रीडिंग हापा, एक होता है हैचिंग हापा। ब्रीडिंग हापा क्या होता है, सिंपली मच्छरदानी कैसे और बैम्बू, ये जो किनारे ये जो बैम्बू होते हैं इन पे इनको फंसा दिया जाता है और आधा पानी में और आधा पानी से बाहर रखा जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और दूसरा होता है हैचिंग हापा। हैचिंग हापा का क्या होता है कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो किसी मलमल के कपड़े का या किसी कपड़े का बनाया जाता है, जिससे मतलब क्या होता है कि जो अंडे होते हैं और मिल्ट होता है होते हैं वो स्केप न कर पाए, मतलब बाहर निकल ना पाए, और एक उसके अंदर एक मच्छरदानी का और छोटा सा हापा ही रखा जाता है। तो ये दो प्रकार के ये हापा होते हैं। और हापा, अब तो फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, अ पेयर ऑफ ब्रीडर इज रिलीज इनटू द ब्रीडिंग हापा फॉर स्पॉनिंग आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, मतलब जब हम ब्रीडर्स में कि फिशेस में जब हम पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसके बाद उनको ब्रीडिंग हापा में 2:1 के रेशियो में छोड़ दिया जाता है।
अब जब उनमें छोड़ दिया जाता है तो उसी में फर्टिलाइज होते हैं, उसमें फर्टिलाइज होते हैं। तो अब हम उसमें पता कैसे चले कि कौन अंडे फर्टिलाइज हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। सो द फर्टिलाइज एग आर व्हाइट एंड ओपेक, व्हेयरएज अनफर्टिलाइज एग आर ट्रांसपेरेंट एंड बीड लाइक। मतलब जो फर्टिलाइज एग होंगे वो ओपेक होंगे, थोड़े से धुंधले टाइप के दिखेंगे। जो अनफर्टिलाइज एग होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, बीड लाइक होंगे, मतलब दाने जैसे दिखेंगे और ट्रांसपेरेंट पूरे होंगे। अब ये 4 स्टेप हो गए। अब इसमें प्रिकॉशन की बात करते हैं। तो प्रिकॉशन फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग मतलब हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फर्स्ट आता है टू अवॉइड डिजीज एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ब्रीडर शुड बी प्रॉपर्ली वॉश्ड। मतलब हमको वैसे फिशेस में ज़्यादातर डिजीज तो नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्मिंग, जितनी पोल्ट्री में या मुर्गियों में देखी जाती हैं उससे कम ही फिशेस में होती हैं। फिर भी हमको डिजीज को अवॉइड करने के लिए, पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको ब्रीड करने से पहले या इंजेक्शन देने से पहले या हापा में डालने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। एंड सेकंड इज ब्रीडर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो उनको मैकेनिकल इंजरी मतलब कुछ खरगोश या कि उनको कटने छिलने से भी बचाना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फिशेस को हैंडल करते हैं तो कई बार क्या होता है, कोई नुकीली चीज़ होती है कि जैसे हम किसी से नेट में, कई फिशेस कई बार नेट में फंस जाते हैं जिससे स्क्रैचेज आ जाते हैं, कई बार उनके फिन टूट जाते हैं। तो ये सब मैकेनिकल जो इंजरीज होती हैं उनसे उनको बचाना चाहिए। एंड थर्ड इज वाटर कंडीशन शुड बी फेवरेबल, हैविंग टेम्परेचर अबाउट 24 to 31 डिग्री सेल्सियस एंड टर्बिडिटी अबाउट 100 to 1000 ppm। मतलब जो वाटर का टेम्परेचर है वो 24 से 31 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 24 से 31 डिग्री का। और टर्बिडिटी मतलब जो उसमें गंदगी होती है कि जो और चीज़ें धूल या कि मिट्टी जो सब कुछ मिली रहती है वो 100 से 1000 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर ही होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं एडवांटेज। ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस करते हैं, हम प्यूटरी हार्मोन निकालते हैं और उसको फिश में लगाते हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको हम करते क्यों हैं। So the seed spawn is timely available. Its availability from natural source. Sorry, the seed spawn is timely available. Its availability from natural sources is quite uncertain. मतलब क्या होता है कि इंड्यूस ब्रीडिंग के द्वारा हम जो सीड स्पॉन होते हैं, मतलब जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं, जिनको हम बाद में ग्रो करके बेचते हैं, वो टाइमली सीड स्पॉन, वो टाइमली अवेलेबल हो, मतलब टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अबिलिटी ऑफ नेचर से एंड नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट अनसर्टेन। मतलब जो नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, वो कोई उनमें निश्चित नहीं होता है। पता चला कभी नदी सूख गई, कभी बाढ़ आ गई तो बाढ़ के साथ पूरी फिशेज मर जाएं या कि साथ में बह जाएं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कोई सर्टेन नहीं होता है कि उनकी कंडीशन, टेम्परेचर सब बराबर रहता है कि नहीं रहता, और नहीं रहता है। तो इसके लिए हम इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं। अब प्योर स्पॉन ऑफ डिजायर स्पीसीज मेल अवेलेबल। अब इसमें इंड्यूस ब्रीडिंग में टेक्निक में क्या होता है कि हमको प्योर स्पॉन मिलता है, मतलब हमको जिस स्पीसीज का चाहिए उसी स्पीसीज का मिलता है, इसमें मिक्सचर नहीं होता है। क्योंकि जैसे अगर हम रिवर में फार्मिंग कर रहे हैं कि पॉन्ड में कर रहे हैं तो उसमें को बाहर से कोई दूसरी फिश भी आ सकती है और अदर स्पीसीज की मराइन एनिमल्स आ सकते हैं, मराइन स्पीसीज आ सकते हैं जो मिक्सचर हो सकते हैं, जिससे हमारा जो क्रॉप रहेगा कि काप्स जो रहेंगे, फिशेज रहेंगी, वो प्योर ब्रीड की नहीं होंगी। एनी क्वांटिटी ऑफ प्योर स्पॉन कैन बी मेड अवेलेबल। मतलब इंड्यूस ब्रीडिंग के द्वारा हम जितनी ज़्यादा चाहें उतनी हम कर सकते हैं, क्योंकि तालाब के रिवर में एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होंगी, उनमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए अगर हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए और फिश फार्मिंग एज अ बिजनेस अगर हमको करना है तो इंड्यूस ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये थोड़े से समय में कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमको, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्योर स्पॉन हमको मिल जाते हैं। सेवरल काप्स अटेन Several calves attain sexual maturity in ponds, but they do not breed in confined water. मतलब बहुत सारी जो काप्स होती हैं, फिशेस होती हैं, वो पॉन्ड्स में अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी तो अटेंड कर लेती हैं, मतलब मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर पाती हैं छोटे से वाटर में। मतलब अगर वो ओव्यूलेशन कर भी रही हैं, लेकिन वो अगर उनका थोड़े से पानी में, कम सोर्स पानी में एक टंकी बना के उसमें रख दिया जाए तो वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं करेंगी। उसके लिए इंड्यूस ब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है। आपका 5वां है इसमें, इट इज़ इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन स्पॉन फ्रॉम इंड्यूस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन कंपेरिजन टू इट्स कलेक्शन फ्रॉम द यूराइन सोर्सेज। अब हमको अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पॉन चाहिए तो हम उसको रिवर से पहले पूरी फिशेस को पकड़ेंगे, फिर उसमें से स्पॉन अलग करेंगे, फिर स्पॉन से पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पॉन करेंगे, तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। इन सबसे बचने के लिए और पैसे का भी खर्च आएगा, इसलिए इन सबसे बचने के लिए सिंपली इंड्यूस ब्रीडिंग कर ली जाती है। मतलब एक फिश में ही इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं, एक टैंक में रख देते हैं, उसमें पूरे जितनी भी फिशेस होती हैं, स्पॉन होते हैं, एक ही स्पीसीज के होते हैं।
नेक्स्ट है द इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक इज वेरी सिंपल एंड कैन बी लर्न इवन बाय अ लॉमैन। मतलब ये बहुत ही सिंपल है, हमने देख लिया कि इसमें से सिंपली हेड को काटा जाता है, बस आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है और सिर को कैसे, फिश के सिर को काटते कैसे हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। मेन स्टेप इसमें केवल एक्सट्रैक्शन है, सिंपली आप उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको इंजेक्शन में लेके हम फिश में इंड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक कॉमन मैन जो मतलब ज़्यादा टेक्निक नहीं जानता, साइंस नहीं जानता, उसके द्वारा भी ये टेक्निक सीखी जा सकती है और परफॉर्म कर सकता है वो। And that's all from my topic. Thank you. Stay home, stay safe.